स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। जो हम शुरुआत किए थे एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि मानव शरीर में ग्रंथियों को, तो आज उसी ग्रंथि का हम लोग आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। दो तीन चीज़ें बचे थे। एक तो बचा था अग्नाशय ग्रंथि, और एक बचा था टेस्टिज, और एक बचा था ओवरी। ये तीन बचे थे और एक उसमें बचा था जिसे कहते हैं फेरोमोन्स। तो आज हम लोग समझेंगे फेरोमोन्स क्या होता है, टेस्टिज, ओवरीज, इनसे कौन हार्मोन स्रावित होते हैं, और अग्नाशय इनसे। तो उसमें मैंने एक गलती की थी कि ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी, दूसरा है बाह्यस्रावी, और तीसरा होती है मिश्र ग्रंथियाँ। तो 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा भूल गया था, तो यहाँ पर बता दिया। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि ग्रंथियाँ कौन कौन सी थी। तो हमने बताया था कि हमारे शरीर मस्तिष्क में जो ग्रंथि मिलती है, जो सभी का मालिक है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हमने ये बता दिया, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। उसका नाम क्या था, हाइपोथैलेमस। और फिर मैंने बताया था कि उसी का चेला जो है मस्तिष्क में मिलता है, जिसका नाम है पिट्यूटरी। सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी। और एक और बताया था मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसे कहते हैं पिनियल काय। 3 ग्रंथियाँ मैंने बताया था। डिटेल में मैंने इन सबको समझाया है, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा बैक में जाकर। फिर मैंने बताया था कि गले के पास एक ग्रंथि मिलती है, जिसे कहा जाता है थायराइड। क्या कहा जाता है, थायराइड। और इस थायराइड के चारों ओर एक ग्रंथि मिलती है, जिसका नाम है पैराथायराइड। ये सब बातें मैंने बता दिया है, तो बस मैं इस नाम बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद सीने पे एक मिलती है ग्रंथि, जिसको कहते हैं थाइमस। क्या नाम है, थाइमस। अब उसके नीचे जो एक ग्रंथि और मिलती है एंडोक्राइन में। एक चीज़ मैंने इसमें नहीं बताया था कि अगर पूछा जाए कि अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो कौन है, थायराइड। अगर पूछा जाए कि मानव के शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, उन ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो है थायराइड। अगर सिर्फ ग्रंथि पूछी जाए सबसे बड़ी कौन है, तो वो लीवर है। लेकिन अंतःस्रावी में पूछा जाए तो कौन है, थायराइड है। ठीक है। फिर उसके बाद आज हम लोगों को पढ़ना है अग्नाशय। तो हमारे स्टमक के नीचे यानी छोटी आंत के ऊपर एक ग्रंथि मिलती है, जिसको कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में कुछ बातें जान लीजिएगा। अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय ये एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि है, यानी इसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। इससे हार्मोन भी स्रावित होते हैं और साथ ही साथ एंजाइम भी स्रावित होते हैं। एंजाइम तो हम एंजाइम्स ये जो बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे स्रावित होते हैं। तो एंजाइम भी स्रावित करता है, इसलिए बाह्य स्रावित ग्रंथि करते हैं। हार्मोन कौन कौन होता है, तो इसके अंदर होता है इंसुलिन। सबसे प्रमुख जो इसका हार्मोन है कौन है, इंसुलिन। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है ग्लूकेगान। कौन है, ग्लूकेगान। ये 2 हार्मोन्स है। और बाकी एंजाइम कौन कौन इससे पूछता है, तो इसमें इसी में आता है लाइपेज, फ्रुक्टोज, पेप्टोज, कुल कई आते हैं, एंजाइम्स कई हैं, लेकिन हार्मोन्स आपको 2 याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ बातें डिटेल में समझ लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स का अगर पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इंसुलिन हार्मोन्स का काम क्या है, तो इंसुलिन हार्मोन्स का काम है कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को जो जमा किया जाता है हमारे शरीर में, वो किस रूप में जमा किया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ये कौन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन चेंज करेगा, वो काम करेगा इंसुलिन। वो कौन करेगा, इंसुलिन। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो इसका मतलब है ग्लूकोज को हम लोग ग्लाइकोजन में चेंज नहीं कर पाएंगे। ग्लूकोज को हम लोग ग्लाइकोजन में ग्लूकोज क्या होता है भाई, तो ऐसी चीज़ें जिसे तुम खाते हो और मीठे का एहसास होता है, मीठेपन का एहसास होता है, जैसे गन्ने का रस हो गया, फल जो हो गए, ये सब जो फल होते हैं, जो गन्ने का रस है, जो भी चीज़ जैसे दूध हो गया, इन सब चीज़ों में बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उस कार्बोहाइड्रेट जो मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से। किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से। ये ग्लूकोज क्या करता है कि हमारे शरीर में तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमने बताया जो मीठा होता है, उसको जो हमारे होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि हमारा ये जो शरीर है, अगर मान लीजिए कि आप काम करते हैं रोज कितने का, हम सामान्यतः एक जो सामान्य मानव जो पढ़ने वाला होता है, वो दिन भर में 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
तो वो जो तेजी से ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न करता है, कौन करता है? ग्लूकोज करता है। अब मान लेते हैं कि आपने भोजन खा लिया है कितना, 2500 कैलोरी का, 2500 कैलोरी भोजन खा लिया, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा ये 400 है, ये जो एक्स्ट्रा 400 है, तो क्या इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाए? तो नहीं। ऐसे समय में हाइपोथैलेमस आदेश देता है कि शरीर में इसको जमा कर रखा जाए, इस 400 एक्स्ट्रा को, क्योंकि हो सकता है कि आपको भविष्य में कभी भोजन ना मिले। तो इस 400 एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, इसको किस रूप में जमा करके रखा जाएगा शरीर में? तो इसे जमा करके रखा जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। अगर इसे ग्लूकोज के रूप में ही रहने देंगे, तब इसका मतलब है कि ये हमारे ब्लड में पूरे शरीर में बहता रहेगा 400 कैलोरी एक्स्ट्रा जो है। और जब ब्लड में हमारे घूमता रहेगा, तो इसका मतलब ब्लड हमारा कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। ब्लड क्या हो जाएगा? गाढ़ा। और जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जो हृदय है, उस हृदय को काम अधिक करना पड़ेगा। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई आपने इंजन लेकर आया और उससे आपको पानी फेंकवाना है, लेकिन आप उससे कीचड़ फेंकवाने लगे, तो वो इंजन क्या होगा? आपका खराब हो जाएगा। सिंपल सा मतलब है कि आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने के लिए पूरे शरीर में, और आप ब्लड की जगह उस बेचारे को कीचड़ की तरह ग्लूकोज उसमें अधिक मात्रा में हो जाने के कारण वो फेंकवा रहे हैं, वो हार्ट क्या होता है? बेकार होने लगता है, हार्ट पर दबाव पड़ने लगता है। इसीलिए हार्ट कभी कभी क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, यानी बेकार हो जाता है, तो उसी कहते हैं हार्ट अटैक। तो ग्लूकोज की मात्रा जब भी पड़ेगी तो नर्व्स पर, यानी जो पेशियां होंगी, पेशियों पर दबाव पड़ेगा, तो पेशियों से दबाव का मतलब हार्ट पे दबाव पड़ेगा, जिससे हार्ट अटैक होता है। इसी ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाती है, तो इसी को कहा जाता है डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। एक जो मैंने बताया था वो डायबिटीज इंसिपिडस था, जो एडीएच हार्मोन की कमी से था, लेकिन जो इंसुलिन की कमी से होता है उसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, जिसे सामान्य रूप से हम लोग गाँव में कहते हैं, सामान्य रूप से क्या कहते हैं उसे? हम लोग कहते हैं कि शुगर हो गया है। क्या बोलते हैं? शुगर कहते हैं सामान्य रूप से गांव में, कि इस व्यक्ति को शुगर, हिंदी में कहते हैं मधुमेह, शुद्ध रूप में कहते हैं मधुमेह कहा जाता है। तो बहुत से व्यक्ति लोग कहते होंगे कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है, तो मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है। उम्र जैसे जैसे ढलती जाएगी, तो हमारे शरीर की जो ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि काम करना क्या करती है? धीरे धीरे कम कर देती है, जिससे हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण क्या हो जाता है? कम होने लगता है। जब इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कम होगा, तो इसका मतलब अधिक से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने की क्षमता हमारे जो होती है वो कम हो जाती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन। तो हमारे ये जो ग्लूकोज होता है ब्लड में गाढ़ापन बढ़ाने लगता है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, गाढ़ापन बढ़ेगा, इसी को कहा जाता है डायबिटीज। ब्लड मीठा होने लगता है और ऐसे समय में हार्ट पर प्रेशर बढ़ने लगती है, तो इसी को कहते हैं शुगर की बीमारी। ठीक है। अब ऐसे इसका अब इंसुलिन के अब इंजेक्शन मार्केट में बिक रहे हैं, दवाएं बिक रही हैं, दवाएं इसकी बिक रहे हैं, गोलियां इसकी इंसुलिन की बिक रही है। तो जो व्यक्ति बूढ़े होंगे, ये मत समझ लिया करो कि मीठा खाने से होता है, तो मीठा खाने से नहीं, इंसुलिन की वजह से होता है। मीठा क्यों खाने से मना किया जाता है? क्योंकि मीठा जितने भी चीज़ होते हैं, मैंने कहा ग्लूकोज होते हैं, मीठा जितनी भी चीज़ होते हैं क्या होता है? ग्लूकोज, उसमें भारी मात्रा में एनर्जी होती है, तो इसलिए मीठा खाने से मना किया जाता है। क्योंकि एक तो इंसुलिन की कमी आपके अंदर हो गई है, और साथ ही साथ आप ग्लूकोज भारी मात्रा में ले रहे हैं। अब फिर दूसरा हार्मोन जो है वो ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लूकेगॉन का मतलब होता है कि जैसे आपने कभी मान लीजिए कि भोजन नहीं खाया और आपका पेट पूरा का पूरा खाली है, भोजन आपने नहीं किया और आपका पेट पूरा का पूरा क्या है? खाली है। अब ऐसे समय में आपके अंदर जो हार्ट है, हृदय है, जो लंग्स है, किडनियाँ है, ये सब तो रेगुलर काम कर रही है, उनको तो ऊर्जा चाहिए ना भाई, और आपने भोजन नहीं किया है। तो ऐसे समय में जो आपके शरीर में जो ग्लाइकोजन को जमा करके रखा गया है, इस ग्लाइकोजन को फिर किस रूप में चेंज करना होगा? ग्लूकोज के रूप में। तो ग्लाइकोजन को जब ग्लूकोज के रूप में चेंज करना होगा, तो ये कार्य कौन करेगा? ग्लूकेगॉन। ये कौन कार्य करेगा? ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन ये काम करेगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर ग्लूकेगॉन तेजी से कार्य करता है, वो व्यक्ति जल्दी मोटा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करने वाला जो प्रोसेस है, इंसुलिन तो अपना कार्य तेजी से कर रहा है, लेकिन ये भी अपना तेजी से कार्य कर रहा है। तो इसलिए ये बीमारी आपको याद रहे, मैंने बता दिया आपको। पहले के समय में क्या होता था कि जब किसी को डायबिटीज हो जाती थी तो घोड़ा पालना पड़ता था, उससे इंसुलिन निकाल करके व्यक्ति को चढ़ाया जाता था, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था। आज के समय में गोलियां बिक रही है इंसुलिन की मार्केट में, सस्ती मिल रही है। चलिए, तो इतनी बातें हो गई इनके बारे में, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं एक बार, फिर आगे समझाते बातों। तो चलिए हम लोग आते हैं अब थोड़ा सा प्रजनन हार्मोन्स के बारे में। तो लगभग सभी हार्मोन्स अब धीरे धीरे खत्म हो चले हैं। दो ग्रंथियाँ और बची हैं। एक तो दो हार्मोन्स और कौन कौन है? एक होता है टेस्टिज, ये पुरुषों में पाया जाता है। ये वही टेस्टिज है जो आपको इस चित्र को देखने के बाद आपके मन में आ रहे होंगे ना, तो ये वही टेस्टिज है, बायो की भाषा में इसे टेस्टिज बोला जाता है। ठीक है। तो और ये बाकी महिलाओं में होता है जिसे कहते हैं ओवरी। इस ओवरी से 3
तीन रसायन का निर्माण होता है। इनमें से एक महिलाओं में जो होता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन, हिंदी में लिख देते हैं देवनागरी लिपि में, प्रोजेस्टेरॉन। और एक होता है एस्ट्रोजन। कौन होता है? एस्ट्रोजन। और एक होता है जिसे कहते हैं ओवम। ओवम मतलब अंडाणु, ओवम जिसे क्या बोलते हैं? अंडाणु। टेस्टिस से ही निर्माण होता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और ओवम। और टेस्टिस से जो निर्माण होता है, इससे निर्माण होते हैं एक तो स्पर्म और एक जो होता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। एक कौन होता है? टेस्टोस्टेरॉन। तो पहले हम लोग टेस्टोस्टेरॉन को समझ लेते हैं। देखिए, ये जितने भी लैंगिक हार्मोन्स होते हैं ये स्टेरॉयड प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? स्टेरॉयड। ऐसे जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो अधिकतर प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये जितने भी लैंगिक हार्मोन्स होते हैं ये स्टेरॉयड होते हैं। स्टेरॉयड क्या होता है? ये भी एक प्रकार का कार्बनिक तत्व ही है, एक प्रकार का कार्बनिक एलिमेंट्स है, लेकिन इसमें एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है व्यक्तियों की। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये सब जो होते हैं ये शरीर से जब भी निकलेंगे तो इसका मतलब आपके पास एनर्जी का ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि ये स्टेरॉयड प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है किसी भी बालक में, इसका जो निर्माण होता है वो करीब लगभग 11 से 12 वर्ष के समय में निर्माण होता है। ये जब किसी व्यक्ति या किसी बालक में जब इस हार्मोन का स्रावण शुरू होता है तब हम लोग उसे एडोलसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एडोलसेंस। और जब इस हार्मोन का निर्माण होना शुरू होता है तो उस व्यक्ति के अंदर से कौन सा, किस चीज़ का निर्माण होने शुरू होता है? स्पर्म का। किस चीज़ का निर्माण होने लगता है? स्पर्म का। यही स्पर्म जिससे हम लोग पढ़ते हैं कब? जब प्रजनन पढ़ते हैं निषेचन क्रिया में, तो इसी स्पर्म का निर्माण होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से है स्पर्म। तो जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनना शुरू होगा तो एक लड़के के अंदर, उसके अंदर क्या बनने शुरू होंगे? स्पर्म का बनना शुरुआत होगा। अब ये भी निर्भर करता है, जैसे हमारे भारत में तो 11-12 ईयर्स माना जाता है, लेकिन आप ठंडे प्रदेशों में जाएंगे तो इसका निर्माण शुरू माना जाता है कि ठंडे प्रदेशों में, जैसे रसिया उसिया में जाएंगे तो 15 से 16 वर्ष के समय में निर्माण होना शुरू होता है। और ये खाने पीने पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने कोई आयली चीज़ खाया, जैसे बहुत से लोगों ने यहाँ फुल्की चाट या आयल की चीज़ें, जितनी भी आयली चीज़ होते हैं, फैटी चीज़ें होते हैं, इनको खाने से इनकी जल्दी शुरुआत होती है, मतलब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन उतनी तेज़ी से बनना शुरू होते हैं, उतने कम उम्र में बनना शुरू होते हैं। बहुत से व्यक्ति देखेंगे 14-15 वर्ष के हो जाएंगे, फिर भी उनसे पूछेंगे किसी चीज़ के बारे में, मतलब अट्रैक्शन के बारे में, तो बच्चों जैसी बात करेंगे, एकदम छोटे जैसे बच्चों के, जैसे लगता है कि कुछ जानते ही ना हो। तो चूँकि उनके अंदर अगर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी है तो वो लैंगिक संबंध बनाने में भी क्या होते हैं? कम होते हैं। तो देखिए, अब जो बहुत से व्यक्ति जो होते हैं, जो एक दवा आती है मार्केट में जिसको कहते हैं लैंगिक क्षमता बढ़ाएं अपनी, जो बाबा हकीम वाला जो मुद्दा होता है ना, जो बाबा रहीम, क्या नाम होता है, जखानी मखानी बाबा के नाम से जो होते हैं, कहते हैं कि लैंगिक क्षमता बढ़ाए, तो वो स्टेरॉयड ही होता है जो कि किसी व्यक्ति के अंदर लैंगिक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। लैंगिक क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टेरॉयड ही दिया जाता है। जो दवा दी जाती है ना लैंगिक क्षमता बढ़ाने के लिए, पुरुषत्व को प्राप्ति करने के लिए, पुरुषत्व की वृद्धि करने के लिए, तो स्टेरॉयड की इंजेक्शन दी जाती है, या उसकी इंजेक्शन नहीं, उनकी गोली आती है मार्केट में। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं महिलाओं में कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो देखिए, ये ओवरी जो होता है, इस ओवरी में एक हार्मोन्स होता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, और एक हार्मोन्स होता है इसी से निर्माण होता है जिसे कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन्स। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है? एस्ट्रोजन, सबसे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन्स को समझते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है कि जब ये किसी महिला में 11-12 वर्ष में ये भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव शुरू होता है। पहली बार जब ये महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव शुरू होता है तो उस महिला के अंदर ओवम यानी कि अंडाणुओं का निर्माण होना शुरू होता है। अंडाणुओं का निर्माण शुरू होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण के समय से ही महिलाओं में एक चक्र की शुरुआत होती है जिसे कहते हैं एमसी चक्र, या फिर बोलते हैं इसे मेंस्ट्रुअल सर्किल बोला जाता है। तो कब होता है शुरुआत? जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स का उसमें स्रावण शुरू होता है तो महिलाओं में एक चक्र की शुरुआत होती है जिसे कहते हैं एमसी चक्र। और पहली बार जब एमसी चक्र आता है तो उसे कहते हैं मेनार्की। उसे क्या कहते हैं? मेनार्की। और ये कितने वर्ष तक चलता है एमसी चक्र यानी मेंस्ट्रुअल सर्किल? तो ये चलता है, माना गया है लगभग 45-46 वर्ष तक, कोई एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग इतना चलता है। जब आखिरी बार उनमें मेंस्ट्रुअल सर्किल आता है तो उसे कहते हैं मेनापोज। ये बातें याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा है सब। उसे क्या कहा जाता है? मेनापोज। तो अगर आपने ये एक शब्द सुना होगा
कि एक पुरुष ताउम्र पिता बन सकता है, क्योंकि एक पुरुष के अंदर ये जो स्पर्म होता है इसका निर्माण जब तक जीवित रहेगा तब तक होता है, लेकिन एक महिला के अंदर ओवरी में ओवम का निर्माण मेनार्की और मेनापोज के दौरान ही हो सकता है, तभी वो गर्भवती बन सकती है महिला। यानी एक पुरुष ताउम्र पिता बन सकता है, लेकिन एक महिला ताउम्र माता नहीं बन सकती। आप कभी कभी आप पेपर में सुनते होंगे कि 61 साल की महिला, 90 साल की महिला माँ बन गई, तो एक आध एक्सेप्शन रहते हैं। वो एक्सेप्शन मतलब हो सकता है उस महिला के अंदर ओवम का निर्माण हो रहा होगा। फिर दूसरा आता है प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा कौन होता है? तो मैंने कहा एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? तो ओवम का निर्माण करने में मदद करना। और उस ओवम के बाद जब अगर महिला का फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी निषेचन क्रिया अगर उस महिला के अंदर हो गया फैलोपियन ट्यूब में, तो इससे जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट की रक्षा करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। उस जाइगोट मतलब निषेचन करने के बाद उस ओवम का जो रक्षा करता है वो कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। अगर किसी महिला में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो वो जो बच्चा इसमें पल रहा होता है वो बच्चा पहले ही डिफ्यूज हो जाता है, 2 महीने में 4 महीने में बेकार हो जाता है बच्चा। तो मिस केयर जिसे कहा जाता है कि वो बच्चा क्या हो गया? मिस केयर हो गया। क्यों मिस केयर हो जाता है? क्योंकि उस महिला के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। तो बहुत बार जब डॉक्टर के पास जाता है कोई जो गर्भवती महिला, तो ऐसे समय में डॉक्टर जब जानते हैं कि इस महिला के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी है, तो ऐसे समय इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को लगाया जाता है कि उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो क्या रहे? सुरक्षित रहे। तो कहते हैं डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया इलाज किया। डॉक्टर साहब सब बायो पढ़ के आए होते हैं, तो डॉक्टर साहब सब समझ रहे होते हैं। फिर एक तीसरा होता है हार्मोन जिसे कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। तीसरा क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है कि जब एक महिला, ये जो यूटेरस है, एक महिला का यूटेरस है, इसी में आप सभी पल करके बड़े हुए हैं, आप नहीं, हम भी इसी यूटेरस में सभी लोग क्या हो गए हैं? पल के बड़े हुए हैं। इस यूटेरस में बच्चा आने के बाद 9 महीने में ये क्या होता है? इसी में डेवलप होता है, एक बच्चा बनता है। आया था एक कोशिका लेकर के, लेकिन जब पैदा हुआ तो कितनी कोशिका लेके? 200 अरब। तो कहते हैं कि मैं दुनिया में अकेला आया हूँ, अकेले जाऊँगा। अरे अकेले नहीं आए हो मूर्खों, आए हो एक कोशिका से आए थे तुम, आधा माता से आधा पिता से, और तुम 200 कोशिकाओं के साथ इस धरती पर जन्म लिए थे, मतलब माँ के गर्भ से निकले थे। 200 अरब, 200 अरब नहीं, 200 करोड़ मतलब 2 अरब, 2 अरब कोशिकाएं लेकर के पैदा हुए थे, अकेले नहीं पैदा हुए थे। जब 9 महीना हो जाता है तो ये जो यूटेरस की जो ये दीवारें होती हैं, यूटेरस की दीवारें फूलना शुरू करेंगी। यूटेरस की दीवारें फूलेंगी तो इसका मतलब ये जो बच्चा इसमें पल रहा होता है उससे क्या किया जाएगा? शरीर से बाहर निकाला जाएगा। जब शरीर से बाहर निकालेगा तो यहाँ पर जो एक हड्डी मिलती है हमारी कमर पर, जिसे कहते हैं पेल्विक गर्डल। क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल बोलते हैं। वो पेल्विक गर्डल इस महिला के यूटेरस को दाबे रहता है, उसको खोलने नहीं देता है, उसको खोलने नहीं देता, तो बच्चा ठीक से पास नहीं हो पाता है। ऐसे समय में बच्चे, उस महिला का पेल्विक गर्डल ठीक से खुल जाए, जो कमर की हड्डी है वो ठीक से खुल जाए, ऐसे समय में एक हार्मोन स्रावित होता है इसी ओवरी से। उस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। क्या नाम है? रिलैक्सिन हार्मोन। अब जैसे ही रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होगा, उस महिला का जो पीड़ा या जो दर्द होगा वो कम हो जाएगा, उस महिला का पीड़ा या दर्द कम हो जाएगा। इसलिए इस हार्मोन का नाम रखा गया है रिलैक्स। रिलैक्स मतलब होता है आराम होना, तो आराम मिलता है, इसलिए इस हार्मोन का नाम रखा गया है रिलैक्सिन हार्मोन्स। और एक और हार्मोन मदद करता है पेल्विक गर्डल को फैलाने में, वो कौन होता है? ऑक्सीटोसिन, जो कि कहाँ से स्रावित होता है? तो वो स्रावित होता है हमारे पीयूष ग्रंथि से। तो इतनी बातें आपको याद रखें। अब एक और देखिए, और एक चीज़ जो बहुत बार लैंगिक आकर्षण के लिए, यानी मेल को फीमेल की ओर आकर्षित करना और फीमेल को मेल के प्रति आकर्षित करना, ये जो हार्मोन्स है वो दोनों हार्मोन्स कौन है? पुरुषों में जो है वो टेस्टोस्टेरॉन है, यही हार्मोन्स है जो सब लोगों को सपने दिखाता है। और एक महिलाओं में कौन है? एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन्स ही हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये क्या करता है कि विपरीत लिंग के प्रति एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि पुरुष को महिलाओं के प्रति आकर्षित करेगा और महिलाओं को पुरुष के प्रति। यही दोनों हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अब हम लोग एक और जो हार्मोन्स बचा है वो लास्ट है, जिसे हम लोगों ने बहुत बार सुना है, जिसे कहा जाता है फेरोमोन्स। उस हार्मोन्स का नाम क्या है? फेरोमोन्स हार्मोन्स। ये फेरोमोन्स हार्मोन्स किसी खास जगह से उत्सर्जित होता है तो नहीं,
जैसे ये फेरोमोन्स हार्मोन्स अलग अलग जगह पाया जाता है, जैसे किसी के मल में मिलता है, किसी के मूत्र में मिलता है, किसी के पसीने में मिलता है, अलग अलग जगहों पर। और इसका उपयोग जानवर क्यों करते हैं? आपसे एग्जाम में सिंपल सा यही पूछा जाएगा, फेरोमोन्स हार्मोन्स का उपयोग जानवर क्यों करते हैं? तो फेरोमोन्स हार्मोन्स का उपयोग करते हैं जानवर या जीव जंतु सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए। मतलब मुझे कोई अपना सूचना किसी को देना है तो बस फेरोमोन्स हार्मोन्स के सुगंध के माध्यम से सूचनाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। जैसे समझिए, जंगल में अगर आपने एक डायलॉग सुना होगा कि एरिया कुत्तों का होता है, शेर का नहीं होता है। तो नहीं, शेर एरिया शेर का भी होता है, क्योंकि शेर जो होता है, जैसे कुत्ते कहीं पर भी जाएगा, उस कुत्ता भी कहीं पर भी जाता है तो अपना एरिया डिक्लेयर करने के लिए 2 बूंद यहाँ पर डालता है, 2 बूंद वहाँ पर, 2 बूंद वहाँ पर, ये पूरे एरिया। जैसे एक एरिया है, यहाँ पर एक कुत्ता रहता है, ये चाहता है कि मेरा एरिया हो जाए, तो ये क्या करेगा, मूत्र त्याग करेगा, थोड़ा थोड़ा सब जगह पे छोड़ेगा, 2-2 बूंद इधर उधर सब जगह पर अपना मूत्र त्याग करेगा। इसका मतलब है कि वो मूत्र त्याग करके क्या कर रहा है, उस अपने मूत्र में वो फेरोमोन्स हार्मोन्स छोड़ रहा है। क्या कर रहा है, फेरोमोन्स हार्मोन्स छोड़ रहा है कि जब दूसरा कोई कुत्ता आएगा तो पहले वो सूंघते हुए आते हैं। इसलिए कुत्ता जब सूंघते हुए आएंगे तो देखेंगे पहले से कोई मूत्र त्याग करके गया है, इसका मतलब उसके मूत्र में फेरोमोन्स उसको मिल जाएगा, तो कहेंगे कि हाँ ये एरिया किसी और कुत्ते का, क्योंकि यहाँ पर उसके मूत्र में दूसरा सुगंध मिल रहा है। शेर क्या करता है जंगलों में, वो अपना फेरोमोन्स हार्मोन्स जो छोड़ता है वो किस में छोड़ता है, अपने मल के रूप में। वो जगह जगह पे अपना मल त्यागते हैं, जगह जगह मल त्यागेंगे तो इसका मतलब दूसरा कोई शेर आएगा तो पता चल जाएगा कि ऑलरेडी ये एरिया किसी का है। अब इसका उपयोग और कहाँ पे करते हैं, इसका सबसे अधिक उपयोग वर्तमान समय में जो किया जाता है वो परफ्यूम की कंपनियां, यानी जिसे इत्र बोला जाता है। परफ्यूम को क्या बोला जाता है, इत्र। इत्र की कंपनियां सबसे अधिक इसका उपयोग करती हैं। इत्र का कंपनियां क्या कैसे उपयोग करती हैं, जैसे किसी भी कमरे में कोई महिला है या किसी भी कमरे में कोई पुरुष है, ये कोई महिला बिना जाए भी बता सकती है कि किसी रूम में पुरुष है। कैसे बता सकती हैं, क्योंकि पुरुष के जो पसीने होते हैं, इन पसीनों में भी मिलता है एक हार्मोन जो खुशबू उत्पन्न करता है, जिसका नाम है फेरोमोन्स। और इसको जो सूंघने की क्षमता होती है वो फीमेल्स में होती है। तो किसी अगर महिला का सर्दी वर्दी ना पकड़ा हो, नाक हो कि एकदम फ्रेश हो, तो किसी रूम में पुरुष है, ये महिला बाहर से सुगंध के माध्यम से बता सकती है कि हाँ इस रूम में पुरुष है, क्योंकि पुरुष के माध्यम शरीर से जो फेरोमोन्स उत्पन्न हो रहा है वो महिला के नाक तक पहुँच रही होगी। ठीक है, तो किसी भी इसी प्रकार से इसे उल्टा भी हो सकता है कि किसी रूम में महिला है, ये पुरुष बिना जाए भी बता सकता है, लेकिन बस उसके सूंघने की जो क्षमता हो वो अधिक होनी चाहिए। परफ्यूम वाली कंपनियां क्या करती हैं कि ये जो अपना परफ्यूम बेचती हैं, अपने परफ्यूम में ये फेरोमोन्स मिलाकर बेचते हैं। फेरोमोन्स यानी कि जैसे जो ये मान लो कि कोई पुरुष है, इस पुरुष के जितने भी बॉडी स्प्रे या जितने भी परफ्यूम आते हैं, इनमें महिलाओं को अट्रैक्ट करने वाले क्या होते हैं, फेरोमोन्स मिलाए गए होते हैं। पुरुषों वाले जितने भी परफ्यूम आते हैं उनमें महिलाओं को अट्रैक्ट करने वाले सुगंध फेरोमोन्स मिलाए गए होते हैं, जिससे पुरुष जब भी मार के चलेंगे अपने शरीर पर तो कोई भी महिला उनके उस वक्त संपर्क में आएगी तो उनको वो आकर्षित करेगा वो पुरुष। लेकिन बाकी गांव में तो तुम लोग जानते हो, हमारे गांव में किसी की पत्नी है, बस ये पता चले कि हाँ परफ्यूम है, तो नहीं देखते हैं कि औरतों का है कि पुरुष का है। तो कंपनी द्वारा जो बनाया गया वो अलग अलग बनाया गया। यहाँ पर मार के जल्दी जल्दी ऐसे आँख बंद के खूब बढ़िया शरीर खोल के मार के चल देंगे टाइट होके, और सोचेंगे कि हाँ सब लोग कहेंगे कि बढ़िया परफ्यूम मार के है। ये परफ्यूम इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप बस बढ़िया सुगंध ले, इसलिए बनाया गया क्योंकि आप विपरीत लिंग को क्या करें, अट्रैक्ट करने के लिए बनाया है। और बाकी हमारे भारत में तो आप लोग जानते हैं कि अपने पत्नियों को सब परफ्यूम मार के चलते हैं। तो इस समझ में आई मेरी बात। इसी प्रकार से जितनी महिलाएं होती हैं इनके परफ्यूम में पुरुषों को अट्रैक्ट करने वाले परफ्यूम मिलाए गए होते हैं। अब पुरुषों को अट्रैक्ट करने वाला है, इसका मतलब है कि वो महिला जब कभी भी मार करके चलेगी, किसी शादी विवाह में गई और किसी पुरुष को थोड़ा बहुत सुगंध मग गया और सीटी मार दे, बवाल मच जाएगा। वो महिला कहेगी कि हमको ऐसा बोला है, तो तुमने परफ्यूम ऐसा मारा ही क्यों भाई जो आकर्षित करे। मनोवैज्ञानिक रूप से तुम उसको डैमेज कर रही हो ये परफ्यूम मारकर, फिर उसके बाद कर रही हो कि ये मुझे ऐसा बोला तो परफ्यूम मारा ही क्यों। परफ्यूम चीज़ ही ऐसी है कि, और उसमें फेरोमोन्स मिलाया गया, मतलब अट्रैक्ट कर लेगा ना भाई, बायोलॉजी का मामला है ये। अब ये गांव के लोग ये लोग समझते नहीं है कि परफ्यूम क्यों बनाएगा, ये एक्चुअली परफ्यूम वाली कंपनियां। इसलिए कभी भी परफ्यूम खरीदने जाए मार्केट से तो परफ्यूम सही कर दे। आप जैसे कि आप मार्केट में गए और पुरुष को ही अट्रैक्ट करने वाला आपने क्या किया, परफ्यूम खरीद लिया। आपने बायो नहीं पढ़ा है, साइंस नहीं पढ़ा है, और आप गए मार के खूब बढ़िया सा परफ्यूम चल रही है, सड़क पर निकले और आपके पीछे पुरुष घूमने लगे, स्थितियाँ भयावह हो जाएगी बहुत, मतलब पुरुष के पीछे पुरुष पड़ जाएंगे। तो इसलिए जितनी भी परफ्यूम वाली कंपनियाँ होती हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि परफ्यूम जब भी मार्केट से खरीदें
तो देख लें कि ये महिलाओं वाला है कि पुरुषों वाला। अगर पुरुष वाला है तो महिलाओं को अट्रैक्ट करने वाला होगा, और महिलाओं का है तो पुरुष। और कुछ जानवर होते हैं जैसे चींटी, चींटियाँ देख के नहीं चलती हैं, वो जो उनके आगे वाली जो चींटी होती है, जैसे आपने सुना होगा कि कहीं पर मीठा उठा रखा है, चींटी पहुंच जाती है। चींटियों के सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो जब उनमें से जो जिधर से सुगंध आ रहा होगा वो चींटियाँ उधर ही चलेंगी, उनको आँख नहीं होता है, देखती उगती नहीं है। और जब आगे वाली चींटी जिस रास्ते से चलेगी वो अपने पीछे पीछे क्या छोड़ती चलेगी, फेरोमोन्स, हार्मोन्स छोड़ती चलेगी, जिससे कि पीछे वाली चींटियाँ जो होंगी वो पीछे से सुगंध लेते लेते उनके पीछे पीछे चलेंगी। इसलिए चींटी देखेंगे आप तो सीधी रेखा में चलेंगी, क्योंकि फेरोमोन्स, हार्मोन्स जिस मार्ग पर मिलेगा उसी मार्ग से चलेंगे। तो इतने कुछ हार्मोन्स थे, मैंने उनको पढ़ा दिया है। फेरोमोन्स, हार्मोन्स बहुत मस्त चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। इसी के माध्यम से जैसे कि आप देखे होंगे कहीं पर कोई भैंस होती है, तो अगर एरिया में कहीं पर भैंस होता है, भैंसा है, अगर भैंस है फीमेल है और कोई भैंसा मेल है, तो बिना देखे भैंसा भी क्या करता है, अपना मुड़ी उठा करके लगता है अपना नाक घुमाने इधर उधर, कि बस पता चले कि भैंस जो है, जो फीमेल वाला है उसका टाइम आ गया है, टाइम पीरियड मतलब मीटिंग का टाइम हो गया है, क्योंकि उस फीमेल भैंस के द्वारा जो अपना मूत्र त्याग किया जा रहा है उसमें फेरोमोन्स छोड़ा जाता है। तो वो फेरोमोन्स, हार्मोन्स जब उन भैंस को उसकी सुगंध लगता है, भैंसा मेल वाले को, तो वो पता चल जाता है कि किसी फीमेल्स का मीटिंग का टाइम आ गया है। इसलिए वो बेचारा खाना भी नहीं खाएगा, अपना मतलब चारा भी नहीं चरेगा, क्योंकि उसको नेचर ने ऐसा बना दिया, फेरोमोन्स, हार्मोन्स उसे अट्रैक्ट कर लिया। तो जितने भी जानवर होते हैं, वो जानवर मेल जो होते हैं वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जितने भी फीमेल्स होती हैं मेल को अट्रैक्ट करने के लिए फेरोमोन्स, हार्मोन्स का ही उपयोग करते हैं। वो अपने सूचनाओं के माध्यम से बताती हैं कि भाई मीटिंग का टाइम आ गया है। तो इतनी बातें हैं, आप लोग इसको ध्यान से सुने होंगे इतना। तो सभी को धन्यवाद, गुड नाइट और बाय। वीडियो को शेयर करते चलिएगा, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी से कि सब लोग मस्त होकर के एकदम वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय सभी को, गुड नाइट और